दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 120 को करेंगे। उससे पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा ले। ठीक, बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है डेली साइंस प्रैक्टिस सेट नाम से। उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितना भी साइंस से संबंधित सेट हुआ है, जैसे कि 1 से लेकर के 120 तक, आज 120वां सेट है, तो सारा को जो है ना आपको सीरियल वाइज जो है ना उस प्लेलिस्ट में अरेंज कर दिया गया। ठीक ना, वहाँ जाकर के आप पिछला वीडियो को भी देख सकते हैं और जिनको रिवीजन भी करना है तो वहाँ जाकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। ठीक ना, बिना रिवीजन का कुछ भी संभव नहीं है। ठीक, चलिए अगला देखिए। आज का पहला प्रश्न है कि बत्ती वाले स्टोव में किरोसिन की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण। देखिए बत्ती का जो स्टोव होता है, कि बत्ती का जो दिया होता है, दिया वाला बत्ती, उसमें क्या होता है कि स्टोव में जो है ना ये नीचे में किरोसिन भरा रहता है। ठीक ना, और ये देखिए ऊपर में जलते रहता है। तो ये जो किरोसिन का तेल जो है ऊपर जो किस कारण से जल चढ़ता है, तो ये चढ़ता है आपको मुख्य रूप से केशिकत्व के कारण। ठीक है, किसके कारण, तो केशिकत्व के कारण। ठीक ना, केशिकत्व क्रिया जो होता है ये किसके कारण होता है, केशिकत्व तो ये होता है आपको पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। ठीक, देखिए 1 हॉर्स पावर जो होता है ये होता है आपको 746 वाट के बराबर। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 746 वाट। ठीक ना, ये हॉर्स पावर जो यानी कि एचपी, ये किसका मात्रक है, तो ये आपको शक्ति का मात्रक है। ठीक, ये किसका मात्रक है, तो शक्ति का। देखिए शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो ये होता है आपको जूल पर सेकेंड। ठीक, जूल पर सेकेंड। ठीक ना, जिसे वाट भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें में से कौन है जो कि सुमेलित नहीं है। ए में दिया हुआ है कि डेसिबल, डेसिबल जो है ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ठीक है, ये सुमेलित है। ठीक है, ये ध्वनि की प्रबलता को ही मापा जाता है डेसिबल में। ठीक, बी में दिया हुआ है कि अश्वशक्ति, अश्वशक्ति किसका इकाई है, तो ये शक्ति का इकाई तुरंत देखे थे। सी में दिया हुआ है कि समुद्री मील, ये नौसंचालन की दूरी की इकाई है, ये भी सही है। ठीक, नहीं कि ए, सी और बी और ए तीनों सही है। ठीक है, देखिए डी नंबर में दिया हुआ है आपको सेल्सियस, सेल्सियस जो है उष्मा की इकाई नहीं है, गलत बात दिया हुआ है। ठीक ना, सेल्सियस देखिए किसका इकाई है, तो ये सेल्सियस जो है ना आपको ये तापमान का इकाई। ठीक ना कि ये उष्मा का इकाई किसका है, तो ये तापमान का मात्रक है सेल्सियस। ठीक नहीं, उष्मा का नहीं है। तो उष्मा का मात्रक है कौन, तो उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। ठीक, तो यहाँ सुमेलित नहीं कौन है, तो यही तो नहीं है सुमेलित। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेल्सियस उष्मा का इकाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है। इसमें से कौन है जो कि उष्मा का इकाई नहीं है। ए में दिया हुआ है कैलोरी, अभी तुरंत देखे थे कैलोरी उष्मा का इकाई है। ठीक है, बी में दिया हुआ है किलो कैलोरी, उसी का थोड़ा बड़ा मात्रक हो गया। ठीक है, सी में दिया हुआ है किलो जूल। ठीक है, यानी कि तीनों ये क्या हुआ है कि उष्मा का इकाई, लेकिन ये वाट जो है ये किसका इकाई है, तो ये आपको शक्ति का इकाई। ठीक है, ये किसका है, तो उष्मा का ये नहीं है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाट। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि आर्द्रता को मानांकित किया जाता है करने वाला उपकरण कौन सा, कि आर्द्रता मापने वाला कौन सा उपकरण। देखिए आर्द्रता, आर्द्रता जो होता है वायुमंडल का आर्द्रता, उसे कौन सा यंत्र मापता है, उसे आपको हाइग्रोमीटर मापता है। ठीक, इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। ठीक, ये देखिए थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट क्या करता है कि जो है ना आपको तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, थर्मोस्टेट। बी दिया आपको पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है कि जो अत्यधिक उच्च तापमान को मापता है पायरोमीटर। ठीक, नहीं कि पायरोमीटर जो है ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापता है। ठीक, ये हिप्सोमीटर जो है, ये हिप्सोमीटर ये आपको ऊंचाई को मापता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होता है। देखिए विनाशकारी भूकंप जो होता है उसमें जो गुरुत्व के कारण त्वरण होता है तो उसका कितना होना चाहिए गुरुत्व। देखिए वो होना चाहिए आपको 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही कह सकते हैं हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए 980 से ये जो है इधर है तो ये अधिक का साइन है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि। ठीक, देखिए अदिश राशि और सदिश राशि को सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ठीक ना, देखिए अदिश राशि और सदिश राशि, सदिश राशि क्या होता है कि जिसमें देखिए दिशा के साथ साथ जो है ना परिणाम भी होता है। ठीक ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक ना, देखिए सदिश राशि, सदिश राशि का कुछ कुछ उदाहरण जैसे देखिए विस्थापन हो गया, विस्थापन,
वेग, ये सब क्या है आपको सदिश राशि, ठीक ना। लेकिन देखिए अदिश राशि क्या होता है, जिसमें क्या होता है आपको दिशा नहीं होता है, ठीक ना, दिशा नहीं होता है, सिर्फ जो है ना उसमें परिणाम होता है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि का देखिए उदाहरण कौन कौन हो जाएगा। देखिए अदिश राशि क्या है, देखिए अदिश राशि में आपको दूरी हो गया अदिश राशि, ये सब क्या है आपको अदिश राशि है, ठीक ना। और देखिए चाल हो गया अदिश राशि, ठीक ना। यहाँ देखिए हमसे क्या पूछा है, कौन अदिश राशि है। देखिए अदिश राशि समय देखिए दाब, हाँ दाब भी अदिश राशि है, इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। ये देखिए बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण, ये तीनों क्या है आपको सदिश राशि है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य के सिद्धांत पर आधारित। देखिए हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ऑटोमोबाइल में, ये आपको पास्कल के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। इसका तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पास्कल का नियम, ठीक। देखिए आप समझते हैं कि पास्कल का नियम कहता है कि, देखिए पास्कल का नियम कहता है कि देखिए अगर गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण लगा जा रहा है, ये गुरुत्व प्रभाव जो है ना आपको नगण्य मान लेंगे। गुरुत्व प्रभाव क्या मान लेंगे, तो नगण्य, ठीक, नगण्य इसको मान लिया गया है। तब क्या होता है आपको संतुलन की अवस्था में क्या होगा, कोई जो द्रव है ना उसके भीतर में जो है ना प्रत्येक स्थान पर जो है ना समान दाब लगेगा, ठीक है ना। क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया कि गुरुत्व प्रभाव जो है ना नगण्य मान लिए, ठीक है ना। और संतुलन की अवस्था में जो भी द्रव है उसके भीतर का प्रत्येक स्थान, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे, उसका तापमान मतलब सॉरी दाब जो है ना समान रहता है प्रत्येक स्थान पर, ठीक है। उसे पास्कल का नियम कहते हैं, ठीक। देखिए पास्कल के नियम पर आधारित कुछ कुछ उपकरण है, सबको देख लेते हैं, ठीक। देखिए आपको हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक ये तो क्वेश्चन में ही। उसके बाद देखिए हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट सब होता है, ये सब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है, ठीक ना। देखिए अत्यधिक उच्च तापमान को मापने के लिए आपको पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरोमीटर, ठीक ना। ये पायरोमीटर जो होता है ये आपको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर के तापमान को मापता है पायरोमीटर, ठीक ना। देखिए पायरोमीटर जो होता है इसका दूसरा नाम जो है आपको विकिरण तापमापी भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो चलिए अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका है। देखिए प्रकाश वर्ष में यहाँ देखिए वर्ष देख करके आप समय नहीं मार दीजिए, ठीक ना। प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मात्रक है, ठीक। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूरी का, ठीक ना। प्रकाश वर्ष के द्वारा जो है ना आपको खगोलीय दूरी को मापा जाता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है, यानी कि पेट्रोलियम परिष्करण जो होता है उसका उत्पाद। देखिए पेट्रोलियम का जो होता है खनन करके जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसमें जो है ना आपको वो सुरक्षित मतलब वो यूज लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो उसको यूज में लाने के लिए उसको जो है ना आपको परिष्करण किया जाता है, ठीक है। परिष्करण जो होता है ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, ये आपको होता है आपको प्रभाजी आसवन के द्वारा, ठीक है। प्रभाजी आसवन, ठीक ना। प्रभाजी आसवन को ही परिष्करण कहा जाता है, ठीक ना। तो ये परिष्करण जो होता है तो इसके उत्पाद इस समय से कौन है, देखिए एम दिया को पेट्रोल है, बी में चारकोल, सी में कोयला, डी में एस्फाल्ट, ठीक है। यहाँ देखिए एस्फाल्ट जो है ये परिष्करण का आपको क्या है तो उपोत्पाद है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्फाल्ट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कारे जारों में झील की सतह हिमसतित हो जाती है किंतु उसके तल में जल का द्रव अवस्था में ही बना रहता है, किसके कारण होता है, ठीक है। देखिए जाड़ा का जब मौसम आता है देखते हैं कि नदी के जो है ना ऊपर का जो है ना ऊपर का अपना जो है जम जाता है, लेकिन नीचे जो है ना आपको द्रव अवस्था में रहता है। ये इसका देखिए मुख्य कारण ये है, देखिए द्रव में एक गुण पाया जाता है, ठीक है। द्रव का देखिए वो गुण क्या होता है कि देखिए उसका जो है ना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि उसका जो है ना आपको घनत्व जो है ना आपको अधिकतम होता है, उसका घनत्व क्या होता है आपको अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और उसका आयतन क्या होता है आपको न्यूनतम होता है, ठीक है। देखिए जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो घनत्व अधिकतम होता है तो क्या होता है आपको नीचे बैठ जाता है, ठीक ना। और ये ऊपर जो थोड़ा रह जाता है तो आपको वायुमंडल का टेम्परेचर जब कमता है तो वहाँ पर बर्फ रह जाता है और नीचे जो है वो आपको द्रव ही रहता है, ठीक। इसी कारण से देखिए तो नदी में जो है ना आपको बर्फ जमने के बाद भी जो है ना मछली वहाँ पर जीवित ही रह जाता है, ठीक। तो इसका देखिए उत्तर किस में दिया हुआ है, देखिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इनकी सघनता को ही घनत्व कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा, ठीक ना। किस विकिरण, देखिए विकिरण में क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य जिसका तरंगदैर्घ्य रेंज जो है ना आपको न्यूनतम होगा ना उसका विकिरण के क्वांटम ऊर्जा है ना सर्वाधिक होगा, जिसका अधिक होगा उसका कम होगा, ठीक ना। यहाँ देखिए क्या कहा है कि प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा, तो ये आपको तरंगदैर्घ्य रेंज दे दिया है। देखिए 320 से 400, 200 से 280, 280 से 320, 400 से 600। देखिए इसमें से सबसे कम रेंज किसका है, तो सबसे कम रेंज देखिए बी नंबर में है आपको 200 से 280 nm तक है, ठीक है ना। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिसका कम रेंज होगा ना उसका क्या हो जाएगा आपको कि इसका प्रति क्वांटम जो है ना आपको ऊर्जा जो है इसका प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या करा। देखिए जल जो वाष्प में बदला है, ठीक ना, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये आपको भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक ना। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। देखिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जैसे देखिए कोई भी चीज़ परिवर्तित हुआ है तो वह पुनः उस अवस्था में पहले की अवस्था में वो आ सकता है, ठीक ना। इसी उसे ही भौतिक परिवर्तन, ठीक ना। यहाँ क्या कहा है कि जल से वाष्प में बदले हैं, ठीक ना।
जल से जब ये वाष्प में बदला है तो पुनः इस वाष्प को हम ठंडा करके जल में बना सकते हैं, ठीक नहीं। इसी कारण क्या हो गया, ये भौतिक परिवर्तन हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है। देखिए अशुद्धि जब मिलाया जाता है तो द्रव का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, बढ़ जाता है, ठीक। ताकि जो है ना क्वथनांक बढ़ने से क्या होता है कि जल्दी जो है ना वो उबल जाता है। जैसे देखिए अंडा उबल रहा है, तो अंडा उबल रहा है तो उसमें नमक मिला देते हैं, तो नमक मिला है तो इसका मतलब क्या हो गया, अशुद्धि हो गया। तो अशुद्धि मिला दिए तो उसको क्या होता है, जल्दी वो पक जाता है, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान पर क्यों उबलता है, ठीक है। देखिए जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, वहाँ पर कमता है, ठीक है। जब वायुमंडलीय दाब कमता है तो वहाँ पर क्या होता है, तो जल का क्वथनांक जो है ना आपको घट जाता है, ठीक है। जल का क्वथनांक घट जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि कम टेम्परेचर पर वहाँ उबलने लगेगा, ठीक है। यह मतलब क्या होगा कि 100 से नीचे पर उबलेगा, ठीक है। इसका क्या कारण है, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, ठीक। देखिए भूपट्टी पर जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसका क्रम कुछ इस प्रकार है, ठीक। देखिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, तब सिलिकॉन, तब एल्युमिनियम, तब लोहा, तब कैल्शियम, ठीक ना, इसे पाया जाता है, ठीक ना। अब देखिए इसको जो है याद कैसे करेंगे, देखिए इसको याद करने का एक ट्रिक है कि ओस याल फेक होना, ठीक है। देखिए ओस हो गया आपको ऑक्सीजन, सी से हो गया आपको सिलिकॉन, अल से हो गया एल्युमिनियम, फे से हो गया आपको लोहा यानी कि फेरस, और कोस हो गया आपको कैल्शियम हो गया, ठीक है, नहीं कि फेक होना, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम लोहा, उससे कम कैल्शियम, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक। नहीं सर्वाधिक पूछा है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, ठीक है। देखिए कठोरतम धातु क्या होता है, देखिए सबसे पहले समझिए कि अधातु एक हीरा है, ठीक है, जो कि प्रकृति में वस्तुओं में सबसे कठोर ये हीरा है, ठीक है। मतलब प्रकृति में वस्तुओं में ये सबसे कठोर है, ठीक ना। जबकि देखिए धातुओं के कठोरता की समानता, देखिए धातु का जो कठोरता होता है इसे मापा जाता है आपको रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण द्वारा, ठीक है ना। देखिए रॉकवेल हार्डनेस परीक्षण द्वारा जो है ना सबका कठोरता स्तर दिया हुआ है। जैसे देखिए लेड का कितना होता है, तो 1.5 होता है, जस्ता का होता है 2.5, स्वर्ण का यानी कि सोना का होता है 2.5 से 3। इसके बाद देखिए तांबा का 3 होता है, प्लेटिनम का 4 से 4.5 होता है, स्टील का 4 से 4.5 होता है, लोहा का 4.5 होता है, टाइटेनियम का 6 होता है, और टंगस्टन का 7.4 होता है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक किसका है, तो टंगस्टन का है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है टंगस्टन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मोती का रासायनिक संरचना क्या है। देखिए मोती का जो होता है रासायनिक संरचना वो होता है आपको कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए इसमें मोती में क्या क्या रहता है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है ये मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट रहता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है आपको एरागोनाइट, ठीक ना, एरागोनाइट, ठीक ना, एरागोनाइट, ठीक ना। ये कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहता है, तो आपको 85% जो है कैल्शियम कार्बोनेट रहता है मोती में, ठीक ना। और देखिए बाकी बाद में देखिए कि 2 से 4% तक क्या रहता है आपको जल रहता है, ठीक। अब देखिए जल रहता है, उसके बाद देखिए 0 से लेकर के 10% तक क्या रहता है, तो ये रहता है आपको कंचियालिन, ठीक ना, कंचियालिन रहता है, ठीक ना। ये कंचियालिन क्या है, तो ये कंचियालिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक। देखिए अगला प्रश्न है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का, देखिए शुद्ध सोना जो होता है ये आपको 24 कैरेट का होता है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 कैरेट, ठीक ना। देखिए आपको सोना की शुद्धता को जो है देखिए कैरेट में भी मापा जाता है, और एक और इसका यूनिट है मापने का, तो ये आपको डिग्री है, ठीक ना। अगर डिग्री में पूछेगा शुद्धतम सोना तो यह हो जाएगा आपको 1000 डिग्री का सोना जो होता है वो शुद्धतम सोना होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है पीओपी, देखिए ये इसका देखिए सबसे पहले फार्मूला समझते थे, इसका रासायनिक रूप देख लेंगे, ठीक है। इसका फार्मूला आता है आपको CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। तो CaSO4 हाफ, ये क्या हो गया आपको कैल्शियम सल्फेट हो गया, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक। ये जो पीओपी है देखिए इसका यूज कहाँ पर होता है, जैसे कि हड्डी उड्डी किसी का टूट जाता है तो उसमें प्लास्टर किया जाता है, तो उसमें पीओपी का प्रयोग होता है। तो देखिए आपको मूर्ति बनाने में होता है, और मूर्ति का जो होता है आपको फ्रेम बनाता है, जो ढांचा बनाता है, सांचा जो बना रहता है जिसमें मूर्ति को ढाला जाता है, उस सांचा भी जो ना आपको पीओपी का ही बना होता है, ठीक। कि अगला प्रश्न है कि कुनैन जो कि मलेरिया के लिए प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है कहाँ से। देखिए कुनैन जो होता है ये आपको सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है, ठीक है। ये सिनकोना के जो होता है ना ये छाल से प्राप्त है, ठीक है। और देखिए सिनकोना किस प्रकार का पौधा है, तो ये आपको एक आवर्त बीजी पादप है, ठीक। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आवर्त बीजी पादप, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लाल मिर्च तीखी होती है क्योंकि उसमें उपस्थित है। देखिए लाल मिर्च जो तीखी होती है ये मुख्यतः होती है आपको कैप्सेसिन के कारण, ठीक है। कैप्सेसिन के कारण होती है, किस ऑप्शन दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया आपको कैप्सेसिन, ठीक है। ये कैप्सेसिन क्या है, तो ये प्रकार की क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। कैसा है, ये क्रिस्टलीय है, ठीक। और देखिए कैप्सेसिन का फार्मूला आता है आपको C18
H27 और NO3 होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि अफीम यानी पोस्ता, अफीम पोस्ता जो होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त। देखिए अफीम जो होता है ये बनता है आपके पौधे के दूध से बनता है। ठीक है, ये दूध जो है कहाँ से लाया जाता है। देखिए अधपके फल को जो है ना इसमें तोड़ लिया जाता है। ठीक है, उसे फाड़ करके उससे दूध निकाला जाता है। ठीक है, उसी से जो है ना अफीम बनता है। ठीक है, यानी क्या हुआ कि ये दूध कहाँ से लाया है तो अधपके फल से। इसका मतलब क्या है कि अफीम का पौधा किस भाग से प्राप्त होता है तो अधपके फल से प्राप्त होता है। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ठीक है, पावर हाउस मतलब क्या है कि वहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है ना, तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सभी पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन देखिए जीवाणु और नील हरित को छोड़ करके। ठीक है, जीवाणु हो गया, उसके बाद देखिए आपको नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल जो होता है इसको छोड़ करके है सभी जगह जो है ना आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया सभी जैव कोशिका में ये पाया जाता है। ठीक है ना, अब देखिए इसे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा गया। देखिए श्वसन की क्रिया का जो अंतिम चरण होता है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। ठीक है, और जो अंतिम चरण होता है उसी के दौरान जो है ना सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। ठीक है, इसी कारण से इसे कहा गया है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और आप वीडियो को लाइक भी कर लें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख ले। ठीक, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक वीडियो से संबंधित जरूर दें। ठीक, कैसा आपको वीडियो लगा नहीं लगा उससे संबंधित आप अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक, चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।